ओके, हार्मोनिक कॉन्जुगेट में भी क्वेश्चन किया था। ट्राई द पी नहीं किया था। ओके चलो ठीक है, तो लिखो if vertices of the triangle ABC are 0, 1, 1, -1, 2, 3. If vertices of the triangle ABC are 0, 1, 1, -1 and 2, 3, then find the area. 3 है, सबका 3 आ रहा है, 3 ही सही रहेगा। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। ऐसे 3 वर्टाइसेस अगर आएंगे तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? डिटर्मिनेंट वाला, ठीक है। और अभी डिटर्मिनेंट में कौन सा वाला? वो 3x3 वाला है, 2x2 वाला? बड़ा मौका दे रहे हो बोलने का। 2x2 वाला या 3x3 वाला? 2x2 वाला। अच्छा पैटर्न में है ना, सिंपल ओपन करके डायरेक्ट लिख देंगे। तो एरिया विल बी हाफ। अच्छा मोड अंदर भी लगा सकता हूँ, ऐसे 1/2 के बाहर भी लगा सकता हूँ। मोड तो कहीं भी लगा सकते हैं, मोड पढ़ा है ना थोड़ा बहुत, वेरी गुड। अंदर में क्या है? वो डिटर्मिनेंट छोटे छोटे। पहला पॉइंट 0, 1, उसके नीचे दूसरा पॉइंट, प्लस दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर प्लस करके बोलो 2, 3, 0, 1, ये सब पे मॉड लगाएंगे, राइट। हाँ तो ये क्या होगा? ये 0 इंटू -1 विल बी 0, -1 इंटू 1, 1 बचेगा। अच्छा ये बाहर में हाफ है, ये सबके साथ हाफ है। फिर प्लस इनका मल्टीप्लीकेशन 3 + 2, ये ओपन करते आता है। क्या करने का तरीका है? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे इस 1 और 3 का मल्टीप्लीकेशन इस 3, -2 इंटू -1 का मल्टीप्लीकेशन दैट इज +2 हो गया, ठीक है। प्लस ये 2 इंटू 1 कितना? 2, -0 इंटू 3 कितना? 0, तो वहाँ पे 0 लिखना है, ठीक है। हो गया काम। हाँ अभी अंदर वाली चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1/2, ये तो -1 ही है, -1 + 5 + 2, तो 5 + 2 7, 7 - 1 6। तो ये मॉड के अंदर 6 है, बट पॉजिटिव वैल्यू पे मॉड का कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, वो तो पॉजिटिव ही बाहर आएगा ना। सो द 6/2 कितना आंसर आया? 3। ऐसे ही आना चाहिए था, ठीक है। अच्छा अब एक और यूज है अपने पास एरिया का, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए। मतलब हम लोग फाइंड करते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स कब होंगे या डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस। तो अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स है तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया कितना? 0, बस उतना सा ही कंडीशन यूज करेंगे। बट उसके साथ में अपने पास एक और चीज़ है, कोलिनियर पॉइंट्स हम लोग स्लोप का यूज करके भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अभी पढ़ रहे हैं स्लोप। तो इसके नीचे हेडिंग डालो अभी छोटा सा स्लोप, सिर्फ स्लोप पढ़ रहे हैं अभी, लाइन का इक्वेशंस थोड़े टाइम के बाद आएगा। चलो तो हेडिंग डालो स्लोप। वैसे 10th में पढ़ा होगा मैं भी स्लोप। तो क्या होता है स्लोप, या ग्रेडियंट्स भी बोलते हैं हम लोग बेसिकली स्लोप को हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं। इट्स अ यूजुअल नोटेशन, किसी और से भी दिखा दिया कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट जनरल नोटेशन है, हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो अगर कोई भी लाइन है ऐसे जो ऐसे एंगल बना रही है पॉजिटिव x एक्सिस से, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो चीज़ें बदलेगी। हमने पढ़ा है ना, थीटा को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, देन एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। एंटी क्लॉकवाइज में अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव। हाँ तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे थीटा को पॉजिटिव, तो दूसरी साइड में
नेगेटिव, और कहाँ से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। हाँ, अगर ये थीटा है देन स्लोप जो है हमारे पास वो डिफाइंड है tan थीटा। तो अब अगर यहाँ पे इसके ऊपर दो पॉइंट्स है, लेट्स से एक पॉइंट है हमारे पास x1 कॉमा y1, दूसरा पॉइंट है x2 कॉमा y2। तो अगर मैंने यहाँ से ऐसे लाइन बनाया, तो अगर ये एंगल थीटा है, अब ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, एक्स एक्सिस और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल कितना आएगा? थीटा, सही है। अच्छा, अब ये चीज अगर मैंने ऐसे बना दिया ट्राइंगल, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने किए थे डिस्टेंस फार्मूला के टाइम पे। हाँ, ये ऐसे कोऑर्डिनेट, ऐसे वर्टिकल लाइन पे कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है? एक्स कोऑर्डिनेट ना भाई। इधर नीचे जाएंगे ऐसे तो ये x2 आएगा ना, तो इधर सारी जगह पे x कोऑर्डिनेट विल बी x2 ना। हाँ, तो यहाँ पे x2 फिक्स है, और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन फिक्स होता है? y कोऑर्डिनेट। तो ये क्या आएगा? y1 की y2? ऐसे लाइन पे y1 फिक्स होगा ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ये पूरी लाइन पे कौन फिक्स है? तो अगर इस कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट कितना है, तो इस लाइन पे बाकी सबका भी कितना आएगा? एक जगह पे y1 मिला तो बाकी सब जगह पे भी सेम ही मिलेगा ना। तो अगर इधर y1 है तो इधर भी कितना आएगा? y1। ये छोटा सा चीज समझता है। अच्छा, हमने यहाँ पे डिस्टेंस की बात भी की थी। अगर ये कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो ये हाइट कितनी होगी? ये वाला पॉइंट y1 होगा ना। तो अगर ये y1 है तो ये लेंथ कितनी? पक्का? तो ये लेंथ कितनी? अच्छा, और ये कोऑर्डिनेट x1 है तो ये लेंथ कितनी? ये दिखाई दे रहा है भाई? ये यहां से x1 इधर आएगा ना, तो इधर से ये पूरा लेंथ कितना आएगा? अरे लास्ट क्लास में किया था, सब भूल गए? तो ये लेंथ कितना है? y1, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? y1। ये पूरा लेंथ कितना? हाँ, बिकॉज इसका x कोऑर्डिनेट x2 है। हाँ, तो अब बताने का, ये हाइट टोटल कितनी? हाँ, y कोऑर्डिनेट ना। और ये वाली, तो ये बचेगी कितनी? हाँ, ये टोटल y2 थी, उसमें से y1 चली गई, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1। ये वाला x2 माइनस x1, ये वाला लेंथ, राइट। हाँ, तो यहां से tan थीटा निकालते आता है क्या? हाँ, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना। इतना tan थीटा याद है ना सबको। तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, सही है। कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो अगर 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली कोई लाइन है दैट, और उनके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, x1, y1 एंड x2, y2, then their slope will be difference of y coordinates by difference of x coordinate। बस इसमें खास चीज क्या है, अगर y2 ऊपर आगे लिखा है हमने, मतलब y2 माइनस y1 क्या है, तो नीचे x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। उल्टा कर दिया तो बदल जाएगा। तो जो भी y कोऑर्डिनेट तुम आगे लिख रहे हो, उसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आगे लिखना है। समझता है? अच्छा, तब अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, तो A और B से A और B को मिलाऊंगा तो कुछ स्लोप आएगा ना। मान लो स्लोप का नाम दे दिया मैंने MAB, M फॉर द स्लोप, AB उनका नाम, ठीक है। तो AB लाइन का स्लोप MAB। अगर ये C है तो इस लाइन का स्लोप का नाम दे दिया मैंने MBC। तो क्या MAB और MBC में कोई रिलेशन आएगा क्या? हाँ, वो इक्वल आएंगे ना, बिकॉज थीटा तो सेम ही बनेगा। क्या थीटा सेम बनेगा ना? थीटा सेम बनेगा तो tan थीटा सेम आएगा, tan थीटा सेम आएगा तो स्लोप सेम आया। हाँ, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन में है तो उनका स्लोप सेम होगा। हाँ, और वैसे पॉइंट्स के लिए मैथमेटिकल वर्ड्स अपने पास क्या है? कोलिनियर। सो इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन स्लोप ऑफ देयर लाइंस या ज्वाइनिंग देयर लाइंस विल बी इक्वल। ठीक है। हाँ, तो इतना लिखने के बाद हम लोग नीचे लिखेंगे कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। उसमें कुछ और भी ऐड करेंगे। एक तो स्लोप वाला है, हाँ पहले ये लिखना है स्लोप, उसका ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए।
स्लोप, और अच्छे से लिख लेना, स्लोप ऑफ द ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, slope of the line joining two points x1 comma y1, x1 comma y1 and x2 comma y2 will be, क्या आएगा बताओ, y2 minus y1 by x2 minus x1, बोर्ड पे लिखा है y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। उसके बाद ये छोटा बहुत यूज भी कर सकते हो टेन थीटा वाला। लिखने का नीचे अभी कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, पहला मतलब पहले से पहला, इफ ए बी सी आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, इफ ए बी सी आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स देन उसमें फर्स्ट वाला लिखने का, फर्स्ट स्लोप ऑफ ए बी शुड इक्वल टू द स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए बी शुड इक्वल टू द स्लोप ऑफ बी सी, और ए सी भी लिख सकते हैं, और ए सी, स्लोप ऑफ ए बी शुड इक्वल टू द स्लोप ऑफ बी सी और ए सी। आप दोनों में से कोई एक भी काम कर लोगे तो काम हो जाएगा। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आपने ए बी का स्लोप निकाला, फिर बी सी का स्लोप निकाला, इन दोनों को इक्वल किया, या इधर आपने ए बी का निकाला और ए सी का ही निकाल लिया, तब भी तो सेम ही आएगा। तो ठीक है, आपको तीनों पॉइंट्स यूज करना है, बस इतना है। तो आप ए बी एंड बी सी यूज करो, दैट इज बी को 2 बार यूज करो या ए को करो, बात तो सेम ही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सेकंड पॉइंट, इसमें अपन कंडीशंस में 3 केसेस लिख रहे हैं। तो पहला अपन ने क्या लिखा, स्लोप वाला, दूसरा लिख रहे हैं एरिया वाला। तो स्लोप क्या लिखा अपन ने अभी सेकंड में, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी शुड बी 0। हाँ, दैट इज ये जो डिटर्मिनेंट था अपने पास, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये वाला, ये आप छोटा छोटा वाला भी यूज कर सकते हो, बस उसके सामने क्या पुट करने का है, हाफ तो 0 के साथ चला गया ना, सामने सिर्फ क्या बचेगा, 0। ठीक है, अगर आपको ये बड़ा वाला डिटर्मिनेंट याद नहीं है तो थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन में छोटे छोटे डिटर्मिनेंट यूज किए थे हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा, यूजिंग डिस्टेंस, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, अगर ए बी सी इसी लाइन पे है तो। अगर पॉइंट्स इधर उधर होंगे तो कोई और 2 लोगों का सम थर्ड के इक्वल आएगा। तो सम ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन 2 पेयर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन द थर्ड पेयर। ठीक है, हाँ, 2 पेयर्स के बीच का डिस्टेंस का सम शुड इक्वल टू दी थर्ड पेयर की डिस्टेंस। समझता है? हाँ, इस पर क्वेश्चन लिखो छोटा सा। आप तीनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगे। डिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हो, स्लोप भी यूज़ कर सकते हो, एरिया भी यूज़ कर सकते हो। डेटा पे जो लग रहा है आपको कि ये चीज़ यूज़ करना आसान होगा वैसा काम करेंगे। ठीक है, पर ये तीनों ही कंडीशन से हमको सेम रिजल्ट दे रही है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ सेटिस्फाई हो रही है तो पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर मतलब समझता ना, एक लाइन में। तो क्वेश्चन लिखो एक, find the value of k, find the value of k,
find the value of k for which find the value of k for which the points 1 comma 2 3 comma 4 k plus 2 comma k plus 4 are collinear. Find the value of k for which these 3 points 1 comma 2 3 comma 4 and k plus 2 comma k plus 4 are collinear. देखो ये ले लेते हैं, रे रुक जा, ये a b c ले ले। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का, y2 माइनस y1 बाय, हाँ ये दो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए स्लोप बताओ क्या आएगा। मतलब ये थोड़ी देर के चलो समझाने के लिए एम बी सी शुड बी इक्वल टू एम, पहले बी सी लिखा गया, ए बी लिख देना था, ए बी बी सी। तो ए बी का स्लोप बताओ y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, हाँ 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है। सामने में इसका लिखे तो इन दोनों का, तो k प्लस 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय k प्लस 2 माइनस 3। सिंप्लीफाई हो रहा है, ये कितना है, ये 2/2, 1 बचने वाला है। इधर में ये k डिवाइडेड बाय k माइनस 1 और ये 2 कट के 1 बचा, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है क्या भाई, ये 1 इक्वल टू k डिवाइडेड बाय k माइनस 1 है ना, तो उसका मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये k माइनस 1 इक्वल टू k और k कैंसिल आउट हुआ, मतलब शिफ्ट करके उधर भेज सकते हैं, 0 हो जाएगा वो। तो एक साइड में कितना बचेगा और दूसरी साइड में, कभी होता है ऐसा, हाँ तो ये वाला तो नॉट पॉसिबल है ना, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। तो अपने पास k भी क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। कोई k नहीं है दुनिया में ऐसा जो इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन में लेके आ जाए, इम्पॉसिबल चीजें होती है दुनिया में, ठीक है। हाँ सो इम्पॉसिबल कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ जाए, ठीक है। क्या तुम लोग को ये कैलकुलेशन नहीं आया गधो, उसके बाद तो आंसर ही बोलना था, ठीक है। आगे से याद रहेगा, अगर ऐसा चीज आ रहा है आपके पास वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है बट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में चीजें इक्वल नहीं है, देन उस वेरिएबल का वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हुआ। और अगर मान लो, चलो साइड में हम लोग जस्ट इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है बट द टाइप, ठीक है। अगर मान लो गलती से यहाँ पे ऐसा आता k माइनस 1 इक्वल टू k माइनस 1, तो k और k कटा, लेकिन माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 आता ना, तो ये चीज तो ट्रू है। तो इसको भी k से कुछ लेना देना है क्या भाई, यहाँ तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है ना। तो अगर ऐसा चीज आ रहा है कि वेरिएबल इलिमिनेट हो गया और दोनों साइड में चीजें सेम है, देन हम लोग बोलेंगे कि k का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो। कुछ भी बोलने का मतलब रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स कौन सा सेट, नंबर्स में कहां से कहां तक, यस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, याद रहेगा। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन करो, जिसका नहीं आया नोट कर सकता है जल्दी से। तो एक अगला क्वेश्चन करते हैं, ये नोट करना है किसी को कि सबका हो गया, वेरी गुड। तो लिखो, अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट a k कॉमा 2 माइनस 2k, बोर्ड पे लिख रहा हूं देख सकते हो, b 1 माइनस k कॉमा 2k, c माइनस 4 माइनस k कॉमा 6 माइनस 2k आर कोलिनियर। -4 माइनस 4k, सॉरी माइनस c माइनस k बोला था ना,
एक मिनट रुक जाओ, -4 माइनस के, -4 माइनस के 6 माइनस 2k 1 माइनस के 2k k इंटू -2k, हाँ ऐसा ही है। चलो स्लोप ऑफ ए बी शुड इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो ए बी का स्लोप डायरेक्ट लिखो y2 माइनस y1, हाँ तो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 2k माइनस उसका y कोऑर्डिनेट कितना है 2 माइनस 2k डिवाइडेड बाय इनके x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 1 माइनस k माइनस k, ठीक है। इक्वल टू में बचे हुए 2 पॉइंट्स में से मतलब वो थर्ड पॉइंट का यूज करके फिर से स्लोप लिखेंगे, तो उनके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 6 माइनस 2k माइनस 2k डिवाइडेड बाय -4 माइनस k माइनस 1 प्लस k। इससे माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 वाला माइनस होगा, इधर वाला प्लस हुआ, तो ये ऐसा दिखेगा। हाँ अब ये कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। हाँ तो ये k से k गया, और कहीं पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं, ये 2k को कैंसिल नहीं कर सकते, इधर माइनस है तो ये अंदर जाएगा, टू के इस माइनस को अंदर भेजो, -2 माइनस माइनस प्लस 2k, ये 1 माइनस के माइनस के। लेफ्ट हैंड साइड में कोई दिक्कत नहीं ना। राइट हैंड साइड में 6 माइनस 2k हमने सही कॉपी किया था, -2k ये वाला किया, हाँ तो ये -2k आएगा ना, तो अभी ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, दोनों ऐड होंगे ना। अरे हाँ तो कितना आएगा 6 माइनस 4k, और ये k चला गया था तो -4 माइनस 1 विल बी -5। हाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफाई होके क्या बन रहा है, यस 4k माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2k, एंड दैट वैल्यू शुड इक्वल टू 6 माइनस 4k अपॉन करेक्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। अब कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो तब भी उधर देख रहे हो, ये एक स्टेप में लिख सकता हूं इधर, अरे फिर से वही करोगे थोड़ी देर में, तो पूरा देखने का ना। तो 4k माइनस 2 इंटू -5 विल बी 6 माइनस 4k इंटू 1 माइनस 2k। क्या लिखेंगे इधर, अभी -5 को अंदर भेजेंगे तो -20k प्लस 10, एंड दैट वैल्यू शुड इक्वल टू, इधर देख के बताओ ना, ये 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 12k आएगा, -4 के अंदर भेजेंगे तो -4k प्लस 8k स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं है कुछ डाउट है नहीं ना। हाँ तो ठीक है, अभी और सिंप्लीफाई करें। सो 0 इक्वल टू, यस इधर में 8k स्क्वायर, देखो ये -12 -4 कितना, लेकिन इधर का -20 उधर जाएगा तो +20 ना, तो +20 -16 कितना बचेगा +4k। अच्छा ये 6 है और ये 10 है, तो 10 उस साइड जाएगा तो 6 माइनस 10 विल बी -4। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, हाँ 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा इक्वेशन, तो इधर में तो 0 ही था, यहाँ पे क्या बचेगा 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1। क्या मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, यस हो रहा है, 2 इंटू 1, हाँ तो 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस k माइनस 1। कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, हाँ क्वाड्रेटिक सबको सॉल्व करते आता है ना, तो 2k कॉमन निकाला, इधर से डायरेक्ट लिखू क्या फैक्टर्स, आता है ना सबको, तो 2k माइनस 1 इंटू k प्लस 1 बचा, ये इधर से 2k कॉमन निकाला, इधर से -1 कॉमन निकाला, फिर उन दोनों में k प्लस 1 बचेगा, तो k प्लस 1 भी एक फैक्टर आएगा, एक 2k माइनस 1 आएगा। सो यहाँ से k की वैल्यूज कितनी आई, हाफ और -1,
किसका किसका आया था हाफ एंड -1? ओके, 4-5 लोग का आया था। सही है। ये वाला, ये कैसे लिखा ये समझा है क्या बेटा? अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला? y2 माइनस y1 बाय, तो ये वाले पॉइंट्स में अगर a और b की बात कर रहे हैं तो इसको ले लेंगे x1 कॉमा y1, इसको ले लिया x2 कॉमा y2। तो बताओ y2 का वैल्यू कितना है? 2k। y1 का वैल्यू, हाँ तो अपन ने वही लिखा, ये वाला था y2 माइनस ये ब्रैकेट है y1। अभी एक से ज़्यादा टर्म्स है तो हमें ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। फिर नीचे में x2 माइनस x1, तो x2 दिखाई दे रहा है 1 माइनस के और x1 इज k, तो ये x2 माइनस x1। फिर ये ब्रैकेट्स ओपन करके इस माइनस को अंदर भेजा, तो -2 हुआ और ये माइनस माइनस प्लस 2k। अभी समझा? बस उसके आगे सिंप्लीफाई किया, प्लस माइनस। हाँ लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लिखवाया था ना, फाइंड दी कुछ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P such that triangle PAB, such that triangle PAB is an isosceles triangle where A is 3,4 and B is 3, 4, 5 ले लो, -2 ले लेते हैं, where A is 3,4 and B is 5, -2. Also, the area of the triangle PAB is 10. PA equal to PB. PA इक्वल टू PB है। अपोजिट साइड में प्लस माइनस दोनों साइन लगा दो, अंदर वाला कुछ चेंज नहीं हो, इतना बड़ा एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा। जैसे वहाँ पे सामने 20 आया तो मॉड हटाएंगे तो सामने +-20 लिखने का। अंदर में अलग अलग फैक्टर्स का साइन चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो इसके लिए दो केसेस अलग अलग बनाने पड़ेंगे। अंदर वाला पूरा नेगेटिव तो पूरा के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, अदर पूरा एज इट इज रखेंगे। तो हम लोग अभी सामने सिर्फ नंबर है तो मॉड हटा के सामने एक बार +20 लिखो, एक बार -20 लिखो। हम लोगों ने ये पढ़ा है ना, आगे भी लिखा है मॉड x - 1 इक्वल टू 5। तो क्या आएगा x का वैल्यू? बताओ ये किसने किसने पढ़ के रखा है? मॉड ऑफ x - 1 इज इक्वल टू 5, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? हाँ, ये मॉड हटाएंगे, सामने अगर सिर्फ एक ही नंबर है तो x - 1 इज इक्वल टू 2 केसेस आएंगे, एक बार प्लस का एक बार माइनस का 5। दैट इज 2 इक्वेशंस हैं, x - 1 इज इक्वल टू 5 एंड x - 1 इज इक्वल टू -5। हाँ, ये वाली चीज़ का यूज़ करना है। देखो डेफिनेटली 2 पॉइंट आएंगे, जैसे मान लो AB अगर एक पॉइंट एक लाइन है, AB तो फिक्स है ना बेस, तो ट्राइंगल ऐसा ऊपर भी बन सकता है जिसका एरिया 10 है, और ट्राइंगल ऐसा नीचे भी तो बन सकता है ना जिसका एरिया 10 है। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है क्या P की? हाँ, तो तुम्हारे पास 2 आने ही चाहिए। अगर 2 नहीं आए तो हम ये सोचेंगे कि हमने कुछ तो गलत किया है। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,4। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5, -2। तो P के हम सपोज कर लेते हैं A, B, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस लगानी पड़ेगी, PA इक्वल टू PBB और एरिया कितना 10। तो पहले क्या लगा है? कोई सा भी लगा लो, ठीक है। तो एरिया वाला चीज यूज करते हैं।
तो एरिया वाला अगर फॉर्मूला यूज करूंगा तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हाफ इंटू मॉड ऑफ वो डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हाँ ये पॉइंट उठा के रखना है, ये पॉइंट क्या है ए बी, मतलब ए बी बार बार यूज नहीं करते हम लोग, एक ही बार यूज है। फर्स्ट पॉइंट 2 बार यूज करना पड़ता है ना। हाँ तो ए वाला 3,4, तो यहाँ पे 3 और 4, उसके नीचे 5 - 2, फिर प्लस, हाँ ये जहां से खत्म हुआ वही वाला पॉइंट इधर 5 - 2, थर्ड वाला ए बी, फिर अगला वाला वापस कहाँ से स्टार्ट होगा ए बी से, ए बी, लेकिन ये फर्स्ट पॉइंट वापस है ना 3 4। हाँ तो इसको ओपन करते आता है क्या, और ये वैल्यू किसके इक्वल गिवन है 10 के। तो ठीक है, ये 2 को इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा ये 20। अभी मॉड के अंदर इसको ओपन करते आता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 3 × -2 कितना -6 -20, फिर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये +2a, सही है। चाहो तो ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस a × 4, a है ना ये 4a -3b। अरे किसी को भी ले सकते थे फर्स्ट पार्ट में, जबरदस्ती 3 4 के पास गए। ठीक है चलो 20 = ये कितना -26, इधर कितना, इस पे तो कुछ सिंप्लीफाई डायरेक्ट होगा नहीं ऐसे, तो 5b + 2a + 4a - 3b, तो कितना बच रहा है ये -26, a के साथ में कितना है 4 + 2 6 है, और b के साथ 2b। लेकिन ये 20 के इक्वल में मॉड भी तो है ना, तो हम मॉड हटाएंगे तो 2 केसेस बनेंगे क्या, कौन कौन से, तो मैं ये वाली चीज को इधर लिख रहा हूं, ठीक है 6a + 2b - 26, एक बार आएगा प्लस का 20 और दूसरी बार क्या आएगा -20। अभी देखा ना हमने मॉड वाला चीज। हाँ तो 6a + 2b - 26 विल बी कितना, हाँ -20। सिंप्लीफाई हो रहा है थोड़ा सा, 26 को उधर भेजो, तो 6a + 2b = 46, 2 से डिवाइड हो रहा है क्या पूरा चीज, तो क्या आएगा 3a + b = 23, और दूसरा वाला 6a + 2b = 6 है ना, ये तो -26 उधर गया तो प्लस का 26, हाँ तो 2 से डिवाइड किया तो 3a + b = 3। दो इक्वेशन है अपने पास, पहला और ये दूसरा। लेकिन क्या इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, नहीं, ये तो दोनों अलग अलग केसेस है, ठीक है, इधर ये होगा इधर ये होगा, बट इसके साथ दूसरी कंडीशन कौन सी चाहिए, आइसोसेलेस वाली, दैट इज pa = pb। तो उसको सॉल्व करें, हाँ तो pa = pb भी चाहिए हमको, तो pa = pb सॉल्व किया क्या तुम लोगों ने, तो p और a के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, हाँ √x1 - x2, तो a - 3 का होल स्क्वायर प्लस b - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, हाँ वही b और c के बीच की डिस्टेंस में निकालेंगे ना, p और b के, हाँ तो a - 5 द होल स्क्वायर प्लस b + 2 द होल स्क्वायर ना, ये रूट दोनों साइड स्क्वायर करके कैंसिल आउट हो जाएंगे, गए, तो यहाँ पे क्या आएगा a - 3 का होल स्क्वायर, बताओ, हाँ a² - 6a + 9, ये वाला -8b + 16 इक्वल टू, इधर बताओ -10a + 25 प्लस
प्लस 4b प्लस 4, सही है। तो ऐसा कुछ है जो दोनों साइड में कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गए। अच्छा ये 25 है और 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना होता है 25, तो कट गए क्या, ठीक है। और कुछ डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कट होने जैसा, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, लिख लेते हैं एक बार, ज़्यादा जल्दी नहीं करने का। -6 है माइनस, बस इतना ही बचा है ना लेफ्ट में, राइट में क्या बचा है -10 है प्लस 4b प्लस 4, ठीक है। अभी सबको एक साथ लाओ, 10 को इधर लाओ, 4a, 8b था, 4b को इधर लाएंगे -12b इक्वल टू 4, 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो a माइनस 3b इक्वल टू 1। इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन थर्ड। अब मुझे किसका किसका सॉल्यूशन चाहिए, यस 1 एंड 3, एक यहां से आंसर आएगा, दूसरा यस 2 एंड 3। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते आता है, देख लेते हैं, गलत सलत करता रहता, प्लस माइनस नहीं आता कदों को। तो मैं 1 एंड 3 सॉल्व करूं, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है बताओ, 3a प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है। सेकंड वाली, थर्ड वाली बताओ, n माइनस 3b इक्वल टू 1, इसको ना मैं ऊपर लिखता हूँ, a माइनस 3b इक्वल टू 1। अभी इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ किसी नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट सेम करेंगे ना, तो ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दें या नीचे वाले में करें, ऊपर वाले में करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं, ठीक है। तो 3a माइनस 9b इक्वल टू 3, दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को साइमल्टेनियस आता है ना, हाँ तो 3a गया, b माइनस 9b कितना 10b, 23 माइनस 3 कितना 20, तो b कितना 2, b 2 ही आया ना, b 2 आया, देन a कितना आ जाएगा, कैसे निकालेंगे, इधर कहीं पे भी पुट कर दो, 3 2 जा 6 और उधर गया तो 7, ऐसा आ रहा है, किसी का आया था, हाँ तो 7,2। सिमिलरली दूसरे वाले को भी सॉल्व करने का आ जाएगा, कितना आएगा मैं देख लूँ, हाँ तो 3a प्लस बी है और ये a माइनस 3b है, तो फिर से वो अरे 1 आया क्या, हाँ तो दूसरे वाले से 1,0 आ रहा है, हाँ उन दोनों को सॉल्व करोगे तो उससे 1,0 आएगा, सॉल्व करते आता है ना, हाँ तो इन दोनों को सॉल्व किया तो हमने हमारे पास आ रहा है 7,2, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 1,0 आएगा, कर लेने का घर पे जाके, ठीक है। ये तो सॉल्व करते सबको आता है ना अच्छे से, हाँ नोट कर सकते हो। ऊपर का कुछ बाकी था लिखने का, एक रफ डायग्राम की आदत रहेगी तो अच्छा है, तो वो डायग्राम साइड में बना लेने का, क्योंकि हमें उससे डायरेक्टली पता चल रहा है कि अच्छा 2 वैल्यूज आने वाली है, ठीक है। चलो आगे लिखो, डिफरेंट सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल, डिफरेंट सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं, हाँ वही साहब, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, पर उन सबसे पहले सेंट्रॉइड। देखो पहला सेंट्रॉइड, ये हटाओ ना, अभी सबका हो गया, ओके। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, जैसे कोई भी ट्रायंगल है अपने पास, अच्छा अब हम लोग ना यूजुअली ट्रायंगल को स्टैंडर्ड ट्रायंगल बचाने से बचेंगे, दैट इज हम लोग इक्विलेटरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। अदरवाइज उससे क्या होगा,
हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें हम लोग डायग्राम को देख के ऑब्जर्व करते हैं, तो देख के समटाइम्स अगर आपने स्पेशल ट्राइंगल बनाया लाइक इक्विलेटरल, आइसोसेलेस या राइट एंगल बनाया, तो सब एक्स्ट्रा रिजल्ट्स आपको दिख जाएंगे और फिर आप -1 मार्क्स लेके आ जाओगे। ठीक है, हाँ, तो अच्छा रहेगा कि हम लोग कोई भी स्पेशल ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। ठीक है, ऐसा हैबिट में रखेंगे। तब मान लो अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी और इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, x2, y2, x3, y3। देन सेंट्रोइड क्या होता है, पढ़ा है क्या 10th में? हाँ, क्या होता है? हाँ, फॉर्मूला के टर्म्स में यही है। और कौन से पॉइंट्स, मतलब ज्योमेट्रिकली क्या है वो चीज? मीडियंस का। हाँ, मीडियंस क्या होती है? वर्टेक्स से जाने वाली लाइन जो कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जा रही है। जैसे यहाँ पे सी से जा रही है इधर इधर, तो ये वाला लेंथ दोनों इक्वल रहेगा। ठीक है, अच्छा इधर से भी आएगा ना, तीसरी भी रहेगी। ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हाँ। अब इसमें खास बात क्या है अपने पास, ये हमेशा एक ही, तीनों के तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास होती है। हाँ, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स जहाँ से दो से ज़्यादा लाइंस पास हो रही है, उसके लिए जस्ट इंटरसेक्शन वर्ड यूज तो होता ही है, बट एक और वर्ड यूज होता है कॉन्करेंट। सो दिस 3 लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही है, मतलब सब तीनों लाइंस कॉन्करेंट लाइंस है, और उनका वो जो पॉइंट है दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। मतलब जहाँ से तीनों लाइंस पास हो रही है, ऐसे 4 भी हो सकती थी, अगर चार लाइन है और एक जगह से पास हो रही है, देन वो 4 लाइन कॉन्करेंट हुई, और वो जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये तीनों जो मीडियंस है वो एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो है उसी का नाम है सेंट्रोइड। निकालना बड़ा ही आसान है। हम लोग थोड़े दिनों में लाइन का इक्वेशन लिखना भी सीखेंगे, तब हम लोग इनका इक्वेशन लिख के भी इंटरसेक्शन निकालते हैं, बड़ा आसान होता है, बट अभी उसका जरूरत भी नहीं है। अगर ये कोऑर्डिनेट्स पता है तो ये पॉइंट पता है हमें, ए और बी का मिड पॉइंट आएगा, निकालते आता है x1 प्लस y2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2। अब सेंट्रॉइड का एक प्रॉपर्टी होता है, वो मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1, 2 फ्रॉम दी वर्टेक्स। ये वाला पार्ट 2 है, नीचे वाला 1 है। एवरी मीडियन के लिए ऐसा ही है, ये इधर भी 2 इधर 1, यहाँ पे ये 2 ये 1। तो सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो देखो ये पॉइंट पता है तुमको, x3, y3, ये पॉइंट भी पता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। सेक्शन फॉर्मूला 2:1 का पता है ना यहाँ पे, तो सेक्शन फार्मूला का यूज करके ये पॉइंट निकाल सकते हैं। हाँ, तो निकालने का जैसा 10th में किया होगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अभी, ये है ना सबने? हाँ, तो जनरली मतलब जनरल नोटेशन फॉर द सेंट्रॉइड इज जी, कैपिटल जी। सो सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कट जाएगा ना। लिखूं या डायरेक्ट समझ रहा है सबको ना? हाँ, देन जी विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा y के लिए भी सेम पैटर्न, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ठीक है, हाँ। तब यहाँ पे जो अभी हमने बातें करी उसको भी लिखते हैं। एक तो 2:1 वाला लिखो, पहले ये लिखो सेंट्रॉइड, ब्रैकेट में लिखने का कैपिटल में जी। तो उसके नीचे लिखने का, तो सेंट्रॉइड है कौन, डेफिनेशन में लिखना पड़ेगा ना। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, कॉन्करेंसी के ब्रैकेट में लिख लेना इंटरसेक्शन। अभी हमको कॉन्करेंसी का उतना आदत नहीं है, इसलिए इंटरसेक्शन साइड में लिख रहे हैं। सो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ कौन सी लाइन्स? मीडियंस। हाँ, उसके आगे वो भी लिखना है क्या? इट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC।
एंड डिनोटेड बाय जी, नहीं ना, इतना लाइन इनफ है ना जो लिखा। हाँ, नहीं तो फालतू लिखना है तो लिख सकते हो, जरूरत नहीं है ना। वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 मीडियंस या मीडियंस इज सेंट्रॉइड, ठीक है। हाँ, एंड फार्मूला फॉर दैट ये वाला लिखने का, जी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसी में, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ, कौन सा, 2:1। सो सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीसरा, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द ट्राइंगल, centroid divides the triangle in 3 equal parts। मतलब डिवाइड्स द ट्राइंगल मतलब डिवाइड्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ऐसा भी लिख सकते हो। तो जहाँ पे लिखा है ना डिवाइड्स द ट्राइंगल, उसकी जगह पे थोड़ा सा एरो लगा के लिख लेने का एरिया, डिवाइड्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। एक और पॉइंट इसमें, मीडियन डिवाइड्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन कितने इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। लोग ऐसा देख भी सकते हो, जैसे ये वाला जो है, अगर मान लो ये मीडियन है, तो अब इस साइड में बनाऊंगा तो अच्छे से दिखेगा, उसमें मिक्सअप हो जाएगा। ऐसा ट्रायंगल लिया तो मीडियन ऐसा आएगा ना, मान लो मीडियन वाला पॉइंट एम है, तो ये दोनों लेंथ तो सेम ही है, तो ये जो बड़ा ट्रायंगल था उसका हाइट भी यही आएगा, और दोनों छोटे ट्रायंगल्स का हाइट भी सेम ही आएगा ना, एच हाइट तो सेम ही रहेगा। हाँ, तो बेस अगर हाफ हो रहा है तो एरिया भी कितना हो जाएगा, हाफ। तो मीडियन ने एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और अब ट्राइंगल के सेंट्रॉइड की बात करेंगे, तो सेंट्रॉइड से ऐसा कुछ आएगा ना, तो ये लेंथ 2 और ये लेंथ 1, सही है। हाँ, तो अब इसका भी जो हाइट रहेगा, मतलब यहाँ पे देखो ये बेस सेम है, मान लो इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस ट्राइंगल की, तो इसका और सबसे जो बड़ा वाला ट्राइंगल था उन दोनों का बेस सेम है। हाँ, अभी ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इसका हाइट भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, वो पैरेलल वाली थ्योरम्स वो सब पढ़ी थी ना, मिड पॉइंट थ्योरम एंड ऑल। हाँ, तो हाइट भी 2:1 में डिवाइड हो जाएगी, और हाइट डिवाइड हो गई तो एरिया भी डिवाइड हो जाएगा क्या, 2:1 में। मतलब बचा हुआ पार्ट 2 पार्ट्स है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो 1 पार्ट है, दैट इज 1/3 ऑफ द टोटल एरिया, सही है ना। सिमिलरली इधर वाला भी एक 1/3 आ जाएगा, ये वाला, और फिर ये तीसरा वाला भी आ जाएगा, राइट। सो तीनों इक्वल इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। हाँ, हमने वही 2 पॉइंट्स लिखे हैं, समझ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन, वेरी गुड। आगे बढ़े, ये लिख लिया था ना। अगला पॉइंट, इन सेंटर, डिनोटेड बाय आई। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर नाम से पता चल रहा, इन कुछ तो अंदर वाली चीज आने वाली ना। ट्राइंगल के अंदर में सर्कल अगर बनाएंगे तो उसका सेंटर, पहले पर हम लोग ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करने के लिए पहले सर्कल बनाते हैं, थोड़ा दिखना चाहिए ना इन सेंटर जैसा, वरना वो लोग कहीं तो भी जाते हैं।
ठीक है, ये ए बी सी। हाँ, तो ये जो ट्राइंगल बना है, सॉरी सर्कल जो बना है वो ट्राइंगल के अंदर है। हाँ, तो ये जो सर्कल है इसका नाम है इन सर्कल, और इसका जो सेंटर है उसका नाम है इन सेंटर। ठीक है, अब ये आता कैसे? ट्राइंगल का छोटा मोटा कुछ, ट्राइंगल का नहीं, सर्कल का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा है, टेंजेंट वगैरह जानते हो कुछ? हाँ, तो देखो, अगर मैं साइड में सर्कल बनाऊं ऐसे, और बाहर से अगर मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी ऐसे, ठीक है, दो टेंजेंट्स अगर ड्रॉ कर दी और यहाँ से एक लाइन बनाई सेंटर को मिलाने वाली, ये जो बाहर वाला पॉइंट्स था ना, तो ये एंगल सेम होता है क्या? सेम होता है ना। अच्छा, और कहीं पे भी ऐसा काम किया होता, मान लो यहाँ से भी दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने ऐसे, तब भी ये ऐसे बनाऊंगा तो ये एंगल सेम आएगा ना। मतलब ये जो एंगल सेम वाला, दैट इज ये जो बीच वाली जो लाइन आ रही है, इसका नाम होता है अपने पास एंगल बाइसेक्टर। एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना इक्वल इक्वल पार्ट्स में, ये और ये एंगल अगर सेम है तो हम लोग बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर इसका। तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर हुआ, इधर का, इस साइड का भी तो एंगल बाइसेक्टर आएगा ना, ये वाला लाइन, दोनों एंगल बाइसेक्टर है, और दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? सेंटर। तीसरा होता तो, तीसरा मान लो यही ले लो, तो ये भी तो सेंटर से ही जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर जो रहेंगे वो सर्कल के सेंटर से पास होंगे। हाँ, तो यहाँ पे ये आई को फाइंड करने के लिए यही चीज यूज की जाती है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। ठीक है, वैसे हम लोग इस पूरे एंगल को ए लेते हैं, तो ये छोटा वाला जो एंगल होगा इसको a/2 लिखेंगे, तो इधर वाला भी क्या आएगा? a/2। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, तो लिखो इसके सामने, इन सेंटर के सामने, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द, मतलब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बोलना पड़ेगा ऐसा। हाँ, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द vertices of the triangle, the vertices of the triangle। ठीक है, that is center of in circle, that is center of in circle। ठीक है, कि और किससे डिनोट करते हैं? आई से। अब ये सारी चीजें यूज करके इसका फॉर्मूला भी आता है। तो जो आई के कोऑर्डिनेट्स है ऑब्वियसली विल डिपेंड ऑन x1, y1, x2, y2 एंड द c x3, y3, बट ऑल्सो ऑन द साइड्स। अब बेसिकली ये a के सामने वाले साइड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से, स्मॉल ए से। बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, तो सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी से डिनोट करता है। हाँ, तो ये सबका यूज करके अपने पास आई के बड़े अच्छे कोऑर्डिनेट आते हैं, ए इंटू x1 प्लस बी इंटू x2। तीसरा क्या आएगा कॉमन सेंस से बताओ? सी इंटू, डिवाइड में बता पाओगे? हाँ, x1, x2, x3 के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी, कॉमा सेम चीज फॉर दी y। क्या आएगा बोल के दिखाओ? हाँ, 1a प्लस बी प्लस सी। ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज बेसिकली हम लोग देख रहे हैं। तो ट्राइंगल के अंदर में क्या क्या चीजें हो सकती है? तो दो स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन है, ट्राइंगल और सर्कल। तो उनके कॉम्बिनेशन में जैसे सर्कल अभी अंदर बनाया, उल्टा भी होगा, सर्कल बाहर बनेगा, ट्राइंगल अंदर होगा।
तो हम लोग सर्कल और ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, और उसमें भी कंडीशंस। द सर्कल एग्जैक्टली टच कर रहा है उसको। जैसे आपको किसी एक ट्राइंगुलर शेप के अंदर में कोई ऐसे सर्कुलर चीज़ को फिट करना है, तो कहाँ पे सेंटर रखूँ, घर बनाने का है ना, हाँ, तो कहाँ पे ऐसा सर्कल बनाएंगे, ऐसे डिजाइन बनाने का है, हाँ, ये वो वाला पार्ट है। ठीक है, सिविल वालों के काम का है। डायरेक्ट अपने यूज में कुछ नहीं आने वाला, आपने को सिर्फ मार्क्स चाहिए। आगे बढ़े, ये लिख लिया ना सबने। अगला ऑर्थो सेंटर, नहीं ऑर्थो नहीं, पहले सरकम सेंटर। जस्ट डिनोटेड बाय ओ। सरकम सेंटर क्या है बेसिकली? ट्राइंगल के वर्टाइसेस को टच करता हुआ सर्कल। करेक्ट। ट्राइंगल अंदर है अभी, ठीक है। अच्छा, तो फिर से सर्कल का एक प्रॉपर्टी याद है क्या? उसकी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किधर से पास होता है? हाँ, ऐसा सर्कल है, उसका कोई भी कॉर्ड लिया तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल से, सर्कल के सेंटर से पास होता है ना। अच्छा, दूसरा कॉर्ड ले लिया तो उसका भी तो वहीं से पास होगा ना। तो यहाँ पे ये जो तीनों साइड्स है, ए बी बी सी एंड सी है, कॉर्ड्स ही है ना, तो इन कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किधर से पास होगा? हाँ, तो बस वैसे ही निकालते हैं इसको। तो लिख लो, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर, point of concurrency of perpendicular bisectors of the sides of the triangle. Perpendicular bisectors of the sides of the triangle. अब साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो रहेगा हमारे पास कौन? सरकम सेंटर। ये लिखा ना, लिखा ना। और डिनोट किससे करते हैं? ओ से। तब जैसे यहाँ से मैं ये परपेंडिकुलर डालूंगा, इधर से जाएगा, दूसरे से भी परपेंडिकुलर डालूंगा मैं, और यहाँ तीसरे से भी, तो ये जिस पॉइंट में मिलेंगे उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर, सॉरी सरकम सेंटर। ठीक है। अब वैसे ना इसको निकालने का तरीका जो रहेगा, बाद में हम लोग लाइंस का इंटरसेक्शन यूज करके ही निकालते हैं, या फिर सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, थोड़ी देर में आएंगे। फिर भी हम लोग इसका फार्मूला लिख रहे हैं। फार्मूला बहुत काम का नहीं है, इससे पुराने वाले फार्मूले काम के थे। इसका फार्मूला, बिकॉज इसके फार्मूले में टर्म्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे हम लोग प्रूफ नहीं करने वाले, बट जैसे मान लो यहाँ पे वर्टेक्स ए है ऊपर में, तो ये एंगल अगर ए होगा तो ये वाला a/2 आता है ना, गलत। हाँ, ये होगा तो ये आधा भी ए, ये भी ए, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? ये 2 है। ऐसे होता है ना। हाँ, तो सर्कमफ्रेंस पे जितना एंगल बन रहा है उसका डबल बनाया जाता है सेंटर पे, ऐसे है ना। हाँ, तो एवरी कॉर्ड के लिए ऐसे ही होगा। तो जैसे ये वाला कॉर्ड भी डबल एंगल बनाएगी, 2 है, दूसरी वाली भी डबल बनाएगी, तीसरी वाली भी डबल बनाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला आता है उसमें भी वो 2a 2b 2c का यूज होता है। तो यहाँ पे अगर ये अगेन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2 और x3, y3 है, और इस एंगल का नाम मैं a दूं, इसको b और इसको अगर c दे रहा हूं, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ o। ये 3 लाइन मतलब इक्विवेलेंट वाला चीज है, ये पता नहीं तो। हाँ ना, वैसे बस लिखने का तरीका इक्विवेलेंट कि o कौन है, तो x1 के साथ में sin 2a का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग प्रूफ करते थे, पहले काम की हुआ करती थी जब सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल नाम का एक टॉपिक था जो सिलेबस में होता था मेंस और एडवांस के। अब नहीं है,
ठीक है। हाँ, बेसिक चीज़ यही है जो अभी हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें इस फॉर्मूले का ऐसे रट्टा मारने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ है कहीं पे दिख गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा भाई ये सरकम सेंटर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो x1 sin 2a प्लस कॉमन सेंस से बताओ x2 2b प्लस sin 2 डिवाइडेड बाय x2, x के मल्टीप्लाई में जो आएगा वो जाएगा ना डिवाइड में, तो sin 2 है प्लस एंड सिमिलरली y का भी आ जाएगा। मेरे पास जगह थोड़ी कम है, तुम लिख लोगे? हाँ, वैसे उसको ऐसा लिखते हैं, ये समेशन में x1 sin 2, ये समेशन का मतलब कि ऑल पॉसिबिलिटीज में इस पैटर्न को ऐड करते जाओ, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ sin 2 लिख सकते हो। जानना वो पुराना था 10th का, कुछ काम का नहीं। हाँ, y1 मतलब ये लिखने का नोटेशन है, जैसे ये x1 x2 x3 है तो ये y1 y2 y3 आएगा ना इधर, तो ऐसा सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का एक टॉपिक पढ़ोगे, वहाँ पे ये सब समेशन की चीज़ें आएगी। तो लिखने का तरीका है कि एडिशन वाली चीज़ें बहुत सारी है, तो एक ही टाइप का पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसा समेशन लिख के छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे तीनों चीज़ें आएगी, ठीक है। हाँ, अभी लिखने का ऑर्थो सेंटर, द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ altitudes denoted by h। कैपिटल H से डिनोट करते हैं हम लोग उसको। लॉजिक पता नहीं क्यों बस 90 डिग्री दिख रहे शायद H के अंदर बहुत सारे। तो जैसे कोई भी ट्राइंगल है तो अल्टीट्यूड निकालते आता है क्या? हाँ, यहाँ से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बनाने का मतलब ऐसा 90 डिग्री, ये वर्टेक्स से सीधा लाइन डालने का, तो ये तीनों 90 डिग्री ऐसे, वो 90 डिग्री लग नहीं रहे हो पर मान लेने का, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो है H, तो A B और ये C है। जैसे इसका भी फॉर्मूला आता है x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C डिवाइडेड बाय हाँ tan A प्लस tan B प्लस tan C, और सिमिलरली फॉर y, ठीक है। हाँ, बस x1 x2 x3 की जगह पे y1 y2 y3 लिख देंगे, हो गया। अगला लिखो x सेंटर्स EX। x सेंटर्स क्या है? हाँ, कोई लॉजिक लगाना चाहेगा? हाँ, एक लाइन बच गई ना, तो बनाना पड़ेगा ना। तो कोई ट्रायंगल है, अभी यार छोटू सा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इन सेंटर क्या था? ट्रायंगल के अंदर में तीनों साइड्स को टच करने वाला सर्कल, वही था इन सेंटर। सो द एक्स सर्कल मतलब इन सर्कल था अंदर से टच करने वाला ऑल साइड्स को, एक्स सर्कल है बाहर से टच करने वाला ऑल साइड्स को। बट बाहर से ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि इस रीजन में टच करे, तो इस रीजन में टच नहीं होगी चीजें। यहां से एक्सटेंड करने के बाद, जैसे मैंने ये मान लो ये पॉइंट था ए, इधर था बी और ये क्या है सी, तो ये वाली बीसी लाइन को तो ठीक है मैं इधर टच करवा दूं, लेकिन ये ए बी और ए सी को मैं एक्सटेंड करके जो बनाया है इधर टच करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नहीं है, एकदम क्लियर कट नहीं, सही है। ये अभी इन सर्कल पढ़ा था हमने। इन सर्कल की क्या कहानी थी? ये साइड्स को अंदर से टच कर रहा था, तीनों को टच कर रहा था ना। इन सर्कल ऐसा थोड़ी ना आएगा, ये तो नहीं है ना इन सर्कल भाई,
वरना इनका मतलब अंदर, तो अंदर कहीं भी बना दो, ऐसा नहीं है। इन सर्कल का मतलब है कि अंदर से तीनों साइड्स को टच करे। तो अब एक्स सर्कल का मतलब है कि बाहर से टच करें। तो अब बाहर से ठीक है, इधर तो टच कर दिया, एक साइड को टच किया ना, बाकी दो का क्या, इन दोनों को कैसे टच करेंगे? हाँ, बाहर से ही तो करने का, ऐसा ऐसा। ये बाहर से तो भाई वर्टेक्स से पास हो रहा है, टच किधर कर रहा है? ये तो नहीं कर रहा ना। तो इधर को एक्सटेंड करके मैं, मतलब एक्सटेंड करने का मतलब भाई ये ट्रायंगल है, इसको इधर आगे तक बढ़ा सकता हूं ना, तब तो इनको टच करने वाली लाइन सर्कल बन सकता है ना ऐसा। हमारे सिर्फ दो के साथ नहीं, अपने को तीसरे के साथ भी चाहिए। तो ठीक है, इधर भी बना देंगे। अभी वो सर्कल जैसा नहीं दिख रहा है इसलिए हटा रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे पहले डॉटेड बनाएंगे तो बन जाएगा ठीक ठाक तरीके से। बन गया क्या? सर्कल जैसा दिख रहा है क्या? हाँ, पर फ्री हैंड ड्राइंग करनी है ना। हाँ, तो ये सर्कल दिखाई दे रहा है, इस सर्कल का नाम है एक्स सर्कल। लेकिन कितने एक्स सर्कल बनेंगे? 3। यहां पे भी आएगा ना एक। हाँ, इसीलिए मैंने वो छोटा ट्रायंगल बनाया था, क्योंकि देखो इतना छोटा ट्रायंगल बनने के बाद भी कितने बड़े बड़े सर्कल्स बन रहे हैं। तो सोच लो, अगर मैंने बड़ा ट्रायंगल बनाया होता तो क्या हालत होती अपनी, ठीक है। तब इनके जो सेंटर्स होंगे, जैसे हाँ, वो दोनों छोटे क्यों है? हाँ, क्योंकि वो साइड छोटी सी थी ना। बड़ी साइड का ट्रायंगल बनेगा, बड़ा बनेगा ना। ये छोटी साइड थी तो छोटा सर्कल बना। अब इसका ना जो नोटेशंस है, जैसे अभी इन सेंटर को किससे लिखा था हमने? आई से। तो इनके लिए 3 आते हैं, I1, ए के सामने I1, बी के सामने I2, सी के सामने I3। यहां पे टच कर रहा है, दूर नहीं है। तभी इन सेंटर, अभी समझ रहा है ना वो डायग्राम सबको? वेरी गुड। अभी आई का फॉर्मूला पढ़ा था हमने। हाँ, ए के सामने वाली साइड को लिया था ए, बी के सामने वाली साइड को लिया था बी, सी के सामने वाली साइड को लिया था सी, एंड दैट फार्मूला वाज ax1 प्लस बी बाय x2 प्लस सी x3 बाय a प्लस बी प्लस सी ना। हाँ, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 इधर, x2 y2 इधर। हाँ, कुछ कुछ सिमिलर वैसा ही है, बट नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्मूला तो सेम आ जाएगा तो फिर बाहर का चीज कैसे मिलेगा। तो इसमें जैसे I1 का अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है, तो वो जो इन सेंटर वाला फॉर्मूला था ना, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, तो ये a के अपोजिट वाला अगर मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, तो ये जो a वाला पार्ट है उसके सामने आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट वाला क्या आएगा? माइनस a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बाय माइनस a प्लस बी प्लस सी। वैसे ही I2 मतलब b वाला, तो किसको माइनस करना पड़ेगा? b वाले को, राइट। हाँ, तो यहां पे आ जाएगा ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस सी। इधर y का बताओ, ay1 माइनस by2 प्लस सी y3 बाय a माइनस बी प्लस सी। हाँ, लिख लो। अबे लॉजिक डायरेक्टली ऐसा तुम सोच सकते हो कि हम लोग
डायरेक्शन यहाँ पे बदल गई, अंदर के लिए पॉजिटिव था तो बाहर के लिए नेगेटिव आएगा। तो अपना समझने का लॉजिक है, द मेन चीज विल बी फाइंड द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के, मतलब एक्सटर्नल वाला और उनका इंटरसेक्शन निकालो तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा माइनस। हाँ बट वो उतना अपने को करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ आगे लिखो, सेंटर्स फॉर स्पेशल ट्रायंगल। अरे आप बड़े आसान चीज, आप मजेदार है, मजा आएगा। सेंटर खत्म हो गए रहे अपने, सेंटर्स फॉर स्पेशल ट्रायंगल्स। अच्छा कौन कौन से स्पेशल ट्रायंगल होते हैं? हाँ तो सबसे पहला चीज आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लिखो पहला फॉर इक्विलेटरल या इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लो ये वर्टेक्स है ए, अभी तुम लोग को जवाब देने का ज्यादातर चांस है क्वेश्चन इनमें से ही आएगा जो आप पढ़ रहे हैं। वो शुरुआत वाला अपने को इन्फॉर्मेशन चाहिए था, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी तो आगे की चीजें नहीं कर सकते, बट मोस्टली अब जो पढ़ रहे हैं इन पे ही क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि वो सब चीजें थोड़ी सी बोरिंग है, थी ना। हाँ तो वो बस एक बार लिख लिया जिंदगी में बहुत है, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं, तो इसमें बताओ अरे अच्छा एक प्रॉपर्टी लिखना भूल गए, लिखेंगे। वो 2:1 वाला लिखा था कि नहीं? मीडियन का लिखा था ना, हम बाकी का लिखेंगे। हाँ तो ए बी और सी की बातें कर रहे हैं हम लोग। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये तीनों लेंथ सेम है, तो ए से मीडियन बनाऊं मैं, तो ए से मीडियन बनाऊंगा तो ऐसे एकदम सीधी नीचे आएगी क्या? दिख रही है क्या सीधी? मेरे को तो नहीं लग रहा, मान लो पर, ठीक है। अच्छा ये एंगल कितना बनेगा? 90। अच्छा ये दोनों इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगी क्या? तो ये जो मैंने लाइन बनाई, मान लो उसका नाम है ए एम, तो क्या ए एम मीडियन है इक्विलेटरल ट्रायंगल की? अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है क्या ए एम साइड बी सी की? अल्टीट्यूड भी है क्या थ्रू दी ए? एंगल बाइसेक्टर भी है क्या थ्रू दी ए? अच्छा ये सिर्फ एक वर्टेक्स ए के लिए होगा या बी के लिए भी ऐसे ही होगा, सी के लिए भी ऐसे ही होगा? सबके लिए ऐसे ही होगा। मतलब यहां पे तुम बोलना चाह रहे हो ऐसा कि मीडियन इक्वल टू एंगल बाइसेक्टर इक्वल टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वल टू अल्टीट्यूड, ऐसा बोलना चाह रहे हो? तो अगर ऐसा है तो मीडियन के इंटरसेक्शन से कौन बनता है? सेंट्रोइड जी। एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से कौन बनता है? इन सेंटर आई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से कौन बनता है? सरकम सेंटर। ओ और एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन से कौन बनता है? ऑर्थो सेंटर। तो क्या ये सबके सब सेम आ जाएंगे? हाँ तो आ जाएंगे, सही बात है, लिख लो। हाँ दूसरा वाला कौन सा है अपना? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या खास बात होती है? अबे यार मेरे को ऐसा बनाने का है। इक्विलेटरल तो नहीं दिख रहा ना, आइसोसेलेस से दिख रहा है ना। तो ये दो साइड्स अगर मान लो ए बी और ए सी हो गई जो सेम है, तो ए से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी अपोजिट साइड पे जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दैट इज ये ए एम। तो ए एम थ्रू दी ए मीडियन है क्या? है ना। अच्छा ये कितने डिग्री पे मिलेगी नीचे? 90। तो क्या ए एम थ्रू दी ए अल्टीट्यूड भी हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है साइड बीसी का, और कौन बचा? एंगल बाइसेक्टर भी है ए का। तो ए के लिए तो सारी लाइन सेम ही होगी ना, लेकिन क्या बी के लिए भी ऐसे ही होगा? नहीं। सी के लिए भी होगा क्या? नहीं। तो अब यहां से तो तीनों चारों लाइन्स अलग अलग जाएगी ना भाई, एल्टीट्यूड अलग गया, मीडियन अलग गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग गया। तो जैसे मान लो ये 4 लाइन गई तो एक पॉइंट यहां मिलेगा, दूसरा इधर मिलेगा, तीसरा इधर, चौथा इधर मिलेगा ना।
सही है ना, तो सेम तो नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन ये कंफर्म है कि सबके सब इसी लाइन पर आएंगे। तो अगर सबके सब इस लाइन पे आएंगे तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ऑल सेंटर्स विल बी कोलिनियर। हाँ, तो लिखने का इसमें सेंट्रॉइड, मतलब पूरा वर्ड्स में लिखोगे नोटेशंस में लिख लोगे? हाँ, तो लिख लेने का नोटेशंस में GIOH will lies on a same line and in the diagram that line will be AM। ठीक है ना, डायग्राम में AM पे आएंगे ना सबके सब, A B C। क्या बना इस डायग्राम में? हाँ, अच्छा, A से अल्टीट्यूड डालेंगे BC पे तो किधर जाएगा? B पे। हाँ, क्योंकि ये एंगल कितना है 90 डिग्री। C से अल्टीट्यूड डालेंगे कौन सी साइड पर? AB पर, तो किधर जाएगा? B पर। B पर जाएगा ना, C से B पे जाएगा, A से भी B पे ही जाएगा ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया? B, और उसका नाम क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। तो ये जो B है वही H है क्या, मतलब ऑर्थो सेंटर ना। अच्छा, अब सर्कल का एक प्रॉपर्टी तुमको याद है, सर्कल का डायमीटर सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाता है? 90, पता है ना। तो यहां पे तुमको दिख रहा है क्या कि ऐसा अगर मैंने सर्कल बनाया तो उसका डायमीटर कौन होगा? AC। और सर्कल के डायमीटर और उसके सेंटर का कोई खास रिलेशन क्या होता है? डायमीटर का मिड पॉइंट विल बी, डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है? सेंटर ना। तो यहाँ पे डायमीटर कौन दिख रहा है सर्कल का? AC। सो दैट मिड पॉइंट विल बी सरकम सेंटर ना। हाँ, ये दोनों ही बहुत काम के हैं, ये वाला पार्ट पे स्टार लगा के लिखने का, उधर से बनाया था, 3D व्यू है उसका, ठीक है। हाँ, ऑर्थो सेंटर बेटा, H मतलब ऑर्थो सेंटर। जहाँ पे 90 डिग्री बनता है वहाँ, मतलब अल्टीट्यूड्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी का नाम है ऑर्थो सेंटर। तो ये अल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री वाली लाइन, तो ये लाइन खुद ही 90 डिग्री वाली है ना, दूसरी ये भी तो 90 डिग्री वाली लाइन है, तो ये यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है ना, इसलिए इसका नाम ही क्या हो गया? हाँ, ये याद रखने का बेटा, ठीक है। इसको वर्ड्स में लिख लेने का। फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल vertex with the 90 degree will be ortho center, vertex with the 90 degree will be ortho center, and the midpoint of the hypotenuse, and the midpoint of the hypotenuse, the midpoint of the hypotenuse will be circumcenter. So ortho center is the vertex with 90 degree, और मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस विल बी सर्कमसेंटर। अब नीचे और एक नोट करके लिखो, फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, नोट करके लिखने का क्या? नोट, NOTE, नोट, बस इतना ही बोलना है मैंने, और क्या बोलना है वापस से? हाँ, हाँ, अभी बोल रहा हूँ ना, वो तो नोट वर्ड तो लिखो, नोट फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, क्या रे पूछ रहे? ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर विल लाइज आउटसाइड दी, विल लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। क्या लिखा समझ में आ रहा है? हाँ, देखो अभी ये दिख रहा है ना, एक्यूट एंगल के लिए अंदर था, ऑब्टूस के लिए, हाँ राइट एंगल सॉरी राइट एंगल के लिए इधर आ गए ना, और इधर का एंगल बढ़ेंगे तो ये लोग बाहर चले जाएंगे। जैसे यही वाला चीज ले लिया मैंने,
तो भाई इसका अल्टीट्यूड, ये वाला अल्टीट्यूड ही पूरा ही बाहर रहेगा ना, दिख रहा है ना। हाँ तो ये अल्टीट्यूड ही बाहर है तो उसका इंटरसेक्शन तो बाहर ही मिलेगा। अगर बाहर मिलेगा तो अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन दैट इज एच बाहर रहेगा। सिमिलरली वी कैन सॉल्व फॉर किसके लिए, सरकम सेंटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए दोनों लोग सरकमफेरेंस पे आ गए, मतलब बाउंड्री पे आ गए। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल हुआ तो दोनों लोग बाहर चले गए। बट इन सेंटर और सेंट्रॉइड हमेशा किधर है, हाँ तो वो भी लिख लेने का, इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इन साइड द ट्राइंगल। इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इन साइड द ट्राइंगल। ठीक है, अगला नोट लिखने का बड़ा काम का है, द लास्ट नोट। ऑर्थोसेंटर सेंट्रॉइड, कॉमा लगा के, ऑर्थोसेंटर सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ज्यादा शब्दों के पीछे नहीं भागने का। ऑर्थोसेंटर सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर। Orthocenter, centroid and circumcenter always lie on a line. Always lies on a line. Straight line. Orthocenter, centroid and circumcenter are always lies on a line, and centroid divides this line in the ratio of 2:1. मीडियन को भी सेम रेशो में डिवाइड कर रहा था, हाँ यहाँ पे भी ये सेम रेशो में डिवाइड कर रहा। बड़ा ही काम का पॉइंट है ये, बहुत दिनों तक काम आएगा। इवन बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स में ये रेशो काम में आएगा। 2:1 बड़ा ही अच्छा रेशो है, गोल्डन रेशो बोलते हैं मैथ्स में इसको। 2:1 बहुत काम का है, और यूजुअली हर बार किसी न किसी टॉपिक से 2:1 यूज हो जाएगा एग्जाम में। तो बेसिकली अपन ने क्या पढ़ा कि H, G और O है, ऐसे 3 पॉइंट्स होंगे ना। हाँ तो ये जो है G इनको 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा एवरी टाइम। ठीक है, ऐसा लिख लेने का, HGO 2:1, ये हम लोग याद रखते हैं। HGO, H की तरफ से 2, ठीक है। HGO is 2:1। चलो क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन है ना ब्रेक तुम्हारे थ्योरी से, तुमको थ्योरी से ब्रेक चाहिए ना, देखो मिल रहा है। चलो आसान सा क्वेश्चन दो। अच्छा वैसा वाला क्वेश्चन किया था, 3 वर्टेक्सेस दे रखे, चौथा वर्टेक्स निकालो पैरेललोग्राम का। हाँ तो कर लो, इजी है तो कर लो ना, फ्रेश होगा। चलो हाँ लो ना, 3 वर्टेक्सेस ऑफ द पैरेललोग्राम आर, 3 vertices of the parallelogram are 1,2, 2,4, 3,8। ज्यादा टेंशन नहीं हो गया, 1 2 4 जान दो ना, क्या फर्क पड़ता है। इन द ऑर्डर, मतलब ये A, B और C, और चौथा है D, A, B। The 3 vertices of the parallelogram are 1,2, 2,4 and 3,8. Then find the fourth vertex. अरे बड़ा आसान है। A B C D ऐसा आएगा ना। तो ये जो है दोनों डायगोनल्स का हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था,
दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट तो सेम ही होता है ना, तो ए के कोऑर्डिनेट्स दे के रखे हैं क्या क्वेश्चन में, क्या है 1,2, बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है 2,4, सी भी गिवन है 3,8, डी सपोज कर लो ए कॉमा बी। सो हमें फाइंड क्या करना है, ए और बी ना, स्मॉल ए बी। तो भाई मिड पॉइंट वाला चीज यूज कर सकते हैं, ये जो मिड पॉइंट आएगा दोनों का सेम आएगा, हाँ दैट इज एम जो आएगा, अगर मैं डायगोनल ए सी से निकालूंगा तो वो ए प्लस सी बाई 2 आएगा, और अगर मैं निकालूंगा एम का वैल्यू बी और डी का यूज करके, तो बी और डी का यूज करके क्या आएगा, अब वर्ड्स में बताओ, द बी के कोऑर्डिनेट प्लस डी के कोऑर्डिनेट बाय 2, यही होता है ना मिड पॉइंट। तो चलो एक्स कोऑर्डिनेट की बातें करते हैं, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं ए प्लस सी, ए का कितना 1, सी का कितना 3, डिवाइडेड बाय कितना 2। दोनों साथ में लिख दूं या अलग अलग लिखूं, चलेगा ना, हाँ। तो b प्लस डी के लिए b का x कोऑर्डिनेट कितना 2, b का d का x कोऑर्डिनेट कितना a, डिवाइडेड बाय 2। क्या दोनों को सॉल्व करके a निकाला जा सकता है, तो a और a कट गया क्या, तो 1 प्लस 3 कितना होता है 4 इज इक्वल टू 2 प्लस a, तो a का वैल्यू मिला क्या 2। ये हो गया x कोऑर्डिनेट के लिए कैलकुलेशंस। बचा कौन y, तो बताओ y के लिए क्या लिखूं मैं, अरे बोल के दिखाओ, हाँ a और c का लिखना है ना पहले, तो a का कितना है 2, c का a डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4 प्लस b बाय 2 गया, 8 2 10 इक्वल टू 4 प्लस b, तो b का वैल्यू यही आया था तुम लोग का, ठीक है। तो ए कॉमा बी चाहिए था भाई हमको, तो मिल गया ना ए कॉमा बी, कितना 2,6 लिख सकते हो, फिर अगला क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा कि पहले ही दिया जाए, इरेजर किया गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, इफ दिस मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी आर, नहीं 1 मिनट नहीं है, 1,2 0,-1 एंड 2,-1 है बेटा, if midpoints of the sides of the triangle ABC, if midpoints of the sides of the triangle ABC are, बोर्ड पे लिखे हैं 1,2 0,-1 एंड 2, क्या लिखा था, तो 2,-1, 1,2 0,-1 and 2,-1, then find the vertices of triangle ABC and centroid of the triangle ABC and centroid of the triangle formed by these midpoints. Centroid of the triangle ABC and the centroid of the triangle formed by these midpoints. ABC का भी सेंट्रोइड चाहिए, और ये जो मिड पॉइंट देके रखे हैं ना
इनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका भी सेंट्रोइड चाहिए और ABC भी चाहिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है बेसिकली, देखो ऐसा कोई भी एक ट्राइंगल है, मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया, 1,2 0,-1 और इधर हाँ क्या, अबे यार ठीक है, तो मिड पॉइंट दे रखे हैं तो और अच्छी बात है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये पॉइंट्स तो मिसिंग है ना, तो जो मिसिंग पॉइंट्स हैं उनको सपोज कर सकते हैं x1, y1, x2, y2 और इधर वाला x3, y3। तो मिड पॉइंट्स आर 1, 2 इधर 0, -1 इधर 2, -1। अब वर्टेक्स निकालने का दो तरीका। अच्छा, सेंट्रॉइड वाला जो पार्ट है पहले उसकी बातें करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है क्या? तो ये मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट अगर मैं मिलाऊंगा दोनों को तो ये लाइन इसके पैरेलल आएगी ना, सही है? हाँ, और ये वाली जो लाइन है इसको अगर मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है तो ये दोनों ट्राइंगल, ये छोटा वाला ऊपर का छुटकू सा और ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है और ये छुटकू ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, नाम दूं क्या इनके मैं? ABC PQR। तो ट्राइंगल ABC और APR सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, तो उनका रेशियो सेम आएगा ना। तो ये जो लाइन है ये बड़े वाले ट्राइंगल की मीडियन है AQ अगर बड़े वाले ट्राइंगल की मीडियन है तो वो इस छोटे ट्राइंगल की भी मीडियन आएगी, आएगी ना, मीडियन आएगी, मतलब ये पॉइंट मिड पॉइंट हो गया। साइड PR का, साइड PR का मिड पॉइंट है अगर, तो ये तो वर्टेक्स ही है ना Q, तो Q से मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को ही तो मीडियन बोलते हैं। तो जो ट्राइंगल ABC की मीडियन थी वही ट्राइंगल PQR की भी मीडियन आ रही है क्या? एक ही मीडियन सेम आएगी कि सारी मीडियन सेम आ जाएगी? हाँ, बस वर्टेक्स बदल रहे, ये बदल रहे, बट मीडियन मीडियंस है, 3 मीडियंस वही रहेगी। हाँ, तो भाई लाइंस अगर सेम है तो उनका इंटरसेक्शन भी तो सेम ही आएगा ना, और मीडियंस के इंटरसेक्शन का ही तो नाम क्या है? सेंट्रोइड। हाँ, तो क्या दोनों के सेंट्रोइड हमेशा सेम आएंगे? यस, तो दोनों का G सेम ही रहेगा, तो मैं निकाल सकता हूँ क्या G को, तीनों का x कोऑर्डिनेट्स का सम। अब मुझे ये कैपिटल X, सॉरी ABC का मुझे नहीं पता है लेकिन PQR का पता है ना, तो अगर सेंट्रोइड पूछा होता तब तो कुछ मेहनत नहीं करनी थी, डायरेक्टली तीनों को ऐड करते हैं, 1 + 2 + 0/3, ये क्या था 2 -1 और ये ओ ये तो 0 आ गया। हाँ, तो सेंट्रोइड इज 1 + 2 3, 3/3 1, 1, 0। तो दोनों ही ट्राइंगल का सेंट्रोइड कौन होगा? 1, 0। अब वर्टाइसेस निकालने का दो तरीका, आपके पास सारे वर्टाइसेस अगर पूछे तो ठीक है, मतलब x1 x2 x3 सबके सब पूछे ना, तो हम लोग इक्वेशन बना के काम कर सकते हैं। इक्वेशन मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट ये आएगा, तो x1 + x2, ये x1 और x2 किधर लिया मैंने, ये लिया है, ये x2 लिया था, राइट? तो x1 + x2/2 = कितना? 1। तो ये 2 इधर जाएगा, तो x1 + x2 का वैल्यू 2, ठीक है ना? हाँ, फिर ये x1 + x3 कितना आ जाएगा? x1 + x3/2 विल बी 2, तो इधर जाके वो 4 हो जाएगा ना। इतना मैथ्स आता है ना अपने को। वैसे ही नीचे वाले दो लोग कौन है? x2 + x3, तो 0 ही है, /2 करके 0, तो ठीक है ना, सामने तो 0 ही आएगा। हाँ, तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दो को माइनस कर दो पहले, तो चलो पहले दो को ही माइनस कर देता हूं मैं, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, x1, तो x2 - x3 कितना आ जाएगा? -2, और नीचे में x2 + x3 कितना था? 0, तो दोनों को सम किया तो 2x2 कितना? -2 ना, तो x2 का वैल्यू मिल गया क्या? -1। x2 मिल गया तो x3 भी ढूंढ लो, यहाँ से x3 ढूंढ सकते हैं, डायरेक्ट वहां पे पुट करेंगे ना, इतना आता है ना अपने को सॉल्व करते हुए, तो x3 विल बी कितना? 1। अब x1 x2 तो सॉरी x2 x3 मिल गए, कोई भी एक चीज पुट कर दो, पहली इक्वेशन में x1 मिल जाएगा, पहली है दूसरी किसी में भी, तो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा?
हाँ तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 है, x2 का वैल्यू 1 -1 डाला तो x1 का वैल्यू 3, तो x1 मिल गया, x3 मिल गया, x2 भी मिल गया। सिमिलरली y के लिए भी इक्वेशन से लिख सकते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, बट ये तो हम तब कर रहे हैं जब हमको ये तीनों ही चाहिए था। अगर क्वेश्चन ने सिर्फ एक ही वर्टेक्स पूछा तो इतना मेहनत करने का जरूरत भी नहीं है। सेंट्रोइड निकाल लिया, सेंट्रोइड का कुछ प्रॉपर्टी होता है, 2:1 में डिवाइड करता है ना, तो ये वाला लेंथ 2 तो इधर वाला 1, तो जी तो पता है ना तुमको, ये पॉइंट भी पता है क्या, इसको x1, y1 लिया, ये जी पता है, ए पता है, जी पता है, और नीचे का ये भी पता है q, तो सेक्शन फार्मूला का यूज करके ये निकाल सकते हैं। हाँ तो अगर एक वर्टेक्स निकालना है तो सेक्शन फार्मूला से ही कर लो, उतना मेहनत करने का जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन लिखोगे एक, मतलब लिखना ही पड़ेगा। ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। नोट करने का है तो जगह छोड़ सकते हो, वो थोड़ा सा लिखा रहेगा बोर्ड पे, क्वेश्चन पहले नोट कर लो। ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल of triangle ABC are A, B and C, D, बोर्ड पे लिखे स्मॉल a, B and स्मॉल C, D. If the coordinate of the vertex A are, if the coordinate of the vertex A, if the coordinates of the vertex A are x1, y1, the coordinates of the vertex A are x1, y1, then find the coordinate of, बताओ किसके फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BC। चलो तो अब मेरी बारी आ गई है, तुम्हारी बारी खत्म हो गई, अपना टाइम आ गया भाई। हाँ तो तुम्हारा टाइम कभी शुरू ही नहीं हुआ है, और क्या। तो क्या बोला है क्वेश्चन ने अपने को, कोई ट्राइंगल है, देखो ना हमें क्या टर्म्स दे के रखे हैं ना, उससे आइडिया लगाना रहेगा कि हम लोग किधर जा सकते हैं, क्या ऑप्शंस है। उन्होंने हमें दिया है एक वर्टेक्स x1, y1, ठीक है, फिर पूछा है मिड पॉइंट दूसरी साइड का, तो वर्टेक्स और दूसरी साइड के मिड पॉइंट का क्या रिलेशन, मीडियन वाला। मीडियन पे कौन लाई करता है, अरे कौन करता है, सेंट्रॉइड ना, जी। हाँ ठीक है, उस पे आ जाएगा जी, कहीं पे 2:1 में डिवाइड करता है। दूसरा उन्होंने रिलेशन दिया है सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, तो सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और जी वाला भी रिलेशन पढ़ा है हमने। और जब भी ना एच और जी, तुम एच, जी या ओ में से कोई दो लोग दिए रहेंगे तो तीसरा याद आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दो लोग दे रखे हैं, दो लोग दे के रखे हुए थे अपने को एच और ओ, तो ये मतलब ठीक है, ऊपर नीचे कैसी भी लाइन होगी मुझे नहीं पता, पर ऐसा बना ही सकते हैं, बना सकते हैं ना। हाँ तो यहाँ पे मान लो एच आ गया, तो एच ये बीच का जी, ये भी तो इसको 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये जो जी है, एच के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, एच कौन है, a, b या c, d, a, b, तो o दे रखा है, c, d, तो जी की चीजें दो जगह से कैलकुलेट की जा सकती है ना। अब इनमें सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है जो यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं उसको x, y ले लूं, तो x, y निकालना है मुझे, x1, y1 गिवन चीजें, a, b, c, d सब गिवन चीजें, सो x, y में एक रिलेशन चाहिए, राइट, तो उसके लिए कोई तो इक्वेशंस चाहिए ना, तो g का वैल्यू इन दोनों का यूज करके निकाल सकते हैं।
और जी का ही वैल्यू एच और ओ का यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो वहां से दोनों को इक्वल करेंगे तो एक्स और वाई में का एक वैल्यू मिलेगा ना, बस वही चाहिए हमें। तो हम लोग सिर्फ जी कैलकुलेट करेंगे। तो जी मैं पहले करता हूं यूजिंग, इसका नाम मान लो ए है और इसको डी, अच्छा एम दे ही रखा है, यूजिंग ए डी। ओके, तो जस्ट समझाने के लिए मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूं। बताओ जी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 2 का मल्टीप्लीकेशन नीचे वाले लोगों के साथ। तो नीचे वाले लोग कौन है, x1 ना, कि x है, हाँ ये x है, x1 तो ऊपर लिखा है। तो 2x प्लस 1 का ऊपर वाले के साथ x1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3 ना, 3 कॉमा y कोऑर्डिनेट, तो 2 इंटू y प्लस y1 डिवाइडेड बाय, ये एक जगह से g आ गया। अब फिर से g निकालेंगे यूजिंग यस HO, हेड ऑफिस। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा जी, हाँ 2 का इधर के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो 2c प्लस a बाय 3 कॉमा 2d प्लस b बाय 3। ये दोनों चीजों से जो g आया वो सेम ही होना चाहिए ना। तो दोनों का g भाई जी तो जी है, जी तो जी है, 1 से निकालो 2 से निकालो, जी मतलब सेंट्रॉइड तो सेंट्रॉइड ही है ना, एक ही फिक्स पॉइंट है ना वो। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो दोनों जगह से आए सेम होने चाहिए क्या, और वाई कोऑर्डिनेट भी जो दोनों जगह से आए वो सेम होने चाहिए ना। तो क्या करेंगे, अभी दोनों एक्स को इक्वल करेंगे और दोनों वाई को इक्वल करेंगे। जो लोग नोट करने की कोशिश कर रहे हैं वो बोर्ड पे देख ले, वही काफ़ी है, नोट करने का टाइम मिल जाएगा। तो 2c प्लस a बाय 3, ठीक है, तो 3 3 कटेगा यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, x निकालना है, तो 2x इज इक्वल टू 2c प्लस a, इस x1 को उधर भेज दो x1, तो x का वैल्यू 2c प्लस a माइनस x1 बाय। अब देखो ना, जहाँ पे सेम टाइप का पैटर्न रहता है ना, हमने एक चीज के लिए कैलकुलेशन कर लिया, दूसरे के लिए करने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करके वैल्यू लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है अपने को कि भाई ये a जो y कोऑर्डिनेट से a के साथ में b है, c के साथ में d है, x1 के साथ y1 है, बाकी सारी सिचुएशन तो सेम ही है ना, ये सब कुछ सिचुएशन तो सेम ही है। तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2c के साथ में कौन था, d, तो 2d a की जगह पे उधर b, x1 की जगह पे y1 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ये मिड पॉइंट मिल गया। ठीक है, लिख सकते हो, जल्दी से नोट कर लो अभी, फिर नया क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्वेश्चन लिखो, vertices of a triangle are, vertices of the triangle are, vertices of the triangle are 2 comma minus 2 minus 2 comma 1 2 comma minus 2 minus 2 comma 1 and 5 comma 2। ट्राइंगल बोला ना, टू कॉमा माइनस 2 कॉमा 1 and 5 comma 2। find the distance between circumcenter and centroid। find the distance between circumcenter and centroid। ट्राइंगल बनाया, आप लोगों को पता नहीं, मतलब मुझे वैसे पता है, पर मान लो कि नहीं पता है, तो ये 2 कॉमा माइनस 2, फिर माइनस 2 कॉमा 1, फिर 5 कॉमा 2। तो नाम दे दे इनको, हाँ A B C। तो देखो यहाँ पे ऐसा है A B C, और जब भी ना हमारे पास ऐसे वर्टेसेस दिए रहेंगे या लेंथ दी रहेगी डायरेक्टली, हम दोनों ही केसेस में ट्राई करेंगे कि हमें ये पता चल जाए कि किस टाइप का ट्राइंगल है। में भी बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि वो स्केलर ट्राइंगल ही आ जाए, कोई स्पेशल ट्राइंगल नहीं है। उस क्वेश्चन को हम लोग इक्वेशन से सॉल्व करेंगे,
वो तरीका थोड़े दिनों में आएगा जब हम लोग लाइन का इक्वेशन पढ़ लेंगे। वो भी आसान ही होता है, टफ नहीं है, बट वो लेंथी होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, ठीक है। तो यूजुअली अपने पास क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें स्पेशल ट्राइंगल ही रहेगा। हाँ, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि स्पेशल ट्राइंगल है, ठीक है। हाँ, वो 99% केस ही है, लेकिन ना 1% में आ भी सकता है दूसरा। तो ये लेंथ निकालेंगे तो ए बी का लेंथ निकालते आया तुमको। हाँ, 2 - 2 मतलब 2 + 2 हो जाएगा ना, 2 + 2 का होल स्क्वायर -2 - 1 का होल स्क्वायर का होल रूट, तो 5 हो गया ये। और डिस्टेंस फॉर्मूला सबको आता है, मैं डायरेक्ट लिख दूं इधर ये, तो ये 5 आई। और ये कितना आया, 5 + 2 7 + 49 + 1, तो 5√2, ठीक है। तीसरा क्या है, 5 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा ही है 5 5 5√2। अरे यार, तीसरी दो साइड तो इक्वल इक्वल है ही, तीसरी का भी रिलेशन दिख रहा है। हाँ, तो राइट एंगल आइसोसेलेस हुआ क्या, ये 5 है, ये 5 है, 5 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, हाँ ये 5 स्क्वायर + 5 स्क्वायर √50, ये 5√2 मतलब √50 तो है ना। हाँ, तो ये तो 90 डिग्री वाला आ गया, तो 90 डिग्री आ गया मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का ये खुद पॉइंट क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर। तो क्यों कौन होगा, 5 और 5 के बीच का 2 - 2, 5 और 5 के बीच का 2 - 2 है ना। हाँ, तो 2 - 2। और कौन पूछा, सेंट्रोइड के ऑर्थो सेंटर, तो सेंट्रोइड निकाल लो जी, क्या आएगा, ये बोल रहा है सरकम सेंटर पूछा है, कोई बोल रहा है सेंट्रोइड। किसके किसके बीच का डिस्टेंस, अच्छा सरकम सेंटर और सेंट्रोइड पूछा है क्या, ऑर्थो सेंटर का खेल ही नहीं है। हाँ भाई यार, सिर्फ फोकट निकाल लिया, चलो ठीक है। तो ओ तो निकालना पड़ेगा ना, मिड पॉइंट ऑफ दिस टू, ये दोनों लोग है कौन, -2, 1 और ये 5, 2, तो मिड पॉइंट 3/2, ये 5 - 2 था ना, वो 5 - 2/2, 3/2, ये भी 3/2, मिड पॉइंट ऐसे आ रहा है। हाँ, तो ठीक है। अब दो तरीके निकालने का, जी और ओ के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो या तो एच और ओ के डिस्टेंस निकाल लो और उसका 1/3 कर दो, या फिर जी निकाल लो और फिर जी और ओ के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। तो क्या करने का मन है, ठीक है, जी निकाल लो, तो तीनों का सम 5/3 हो जाएगा, राइट। a + b मतलब x1 + x2 + x3/3। सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, हाँ सेंट्रोइड ही तो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, सेंट्रोइड का फॉर्मूला x1 + x2 + x3/3, तो -2 + 2 + 5, यही पूछ रहे हो, कुछ और इधर में से कुछ पूछ रहे हो, यही पूछ रहे थे ना। 5/3 कॉमा, हाँ ये -2 + 2 और ये 1, तो ये 1/3। तो क्या आप जी और बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, गो। कितना टाइम बचा है, जाने का टाइम हो गया क्या, हाँ 40 हो गई, 45 तक का है ना, ठीक है। तो क्या आएगा, जियो बताओ जल्दी से, 5/3 -3/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 - 3/2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते आता है, कर लोगे कि मैं करूं, कितना आ रहा है, 5 2 10 - 9, 1/6, 1 प्लस ये 2 - 9 कितना होता है, 3 3 9, 2 - 9, 2 - 9 मतलब 7, तो 49/6, दोनों के डिवाइड में 36, सो द आंसर विल बी 5√2/6, ऐसे आया था। हाँ, तो इतना आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में आओगे तो जितना अभी तक पढ़ा है उतना रिवाइज करके आने का, नेक्स्ट क्लास में इक्वेशंस पढ़ेंगे।